दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी मूवी जो इतनी एंगेजिंग है कि देखने वाला पल के झपक ना भूल जाए। डायरेक्टर कार्टर स्मिथ और फिल्म के राइटर स्कॉट बी स्मिथ एडवेंचर हॉरर थ्रिलर को नई बुलंदियों तक ले गए हैं। फिल्म का नाम है रूइंस, जिसे हिंदी में खंडहर कहा जाता है। दोस्तों मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक लड़की दिखाई जाती है। पहली नज़र में लगता है कि वो कई दिनों से किसी गुफा में कैद है। उसकी हालत से लगता है कि ज़रूर कुछ भयानक है, इतना भयानक कि रूह कांप जाए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो ऊपर देखकर मदद के लिए पुकार रही है। यहाँ नेटवर्क भी नहीं आता और फिर अचानक से कोई उसे खींच लेता है। भयानक जंगल दिखाई देता है जहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। अब हमें सीधे मैक्सिको की एक पूल पार्टी में एरिक, स्टेसी, एमी और जेफ के साथ साथ एक अनजान व्यक्ति जिसका नाम मैथियस है, उससे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। दोस्तों ये लोग अभी मैक्सिको में कहीं पूल पार्टी कर रहे हैं और ज़िंदगी के खूब मज़े लेना चाहते हैं। तभी एमी को पता चलता है कि उसकी एक ईयर रिंग खो गई है। उसे लगता है कि शायद पूल में गिर गई है। तभी मैथियस नाम का एक आदमी एमी की खोई ईयर रिंग उसे देता है। बदले में जेफ उसे एक ड्रिंक के लिए पूछता है और फिर वो बातें करने लगते हैं। तभी मैथियस बताता है कि वो अपने भाई के साथ आया था, मगर उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है उसके साथ किसी प्राचीन मयान सभ्यता के टेम्पल जो अभी खंडहर यानी कि रूइंस में तब्दील हो चुका है वहाँ गया है। फिर वो बताता है कि वो जगह अभी किसी नक्शे में भी नहीं है। तभी एरिक कहता है कि ऐसी बोरिंग जगह कौन जाता है। फिर मथियस कहता है कि वहाँ वीआईपी लोग ही जा सकते हैं। मेरा भाई तो अब तक आ भी गया होगा और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा होगा। तभी जेफ उस जगह जाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है और फिर ये चारों वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह इन्हें उस जगह जाना होता है। सभी को कल सुबह का इंतजार था। दोस्तों इन्हें क्या पता था कि जिंदगी इन्हें ऐसी यादें दे देगी जिन्हें याद भी नहीं कर पाएंगे। ये पूरी रात फुल एंजॉय करते हैं। रात को एमी की तबीयत खराब हो जाती है और वो जाने के लिए मना कर देती है, मगर जेफ उसे मना लेता है। दोस्तों अगली सुबह मथियस और उसके दोस्त किसी भी पुराने नक्शे से उस जगह का नक्शा कॉपी करते हैं और ये चल पड़ते हैं जिंदगी से दूर एक गुमनाम जगह। दोस्तों कई बार इन्हें वहां न जाने के हिंट मिलते हैं, जैसे रात में एमी की तबीयत बिगड़ना और उसका ना कहना, टैक्सी वाले का उस जगह के लिए न कहना, उसे मनहूस बताना, और एरिक का तो मन ही नहीं था। खैर अगर कोई अपनी किस्मत अपने हाथों से नहीं लिखता तो किस्मत जिसे जहां ले जाना चाहती है वो वहीं पहुंच जाता है ना दोस्तों टैक्सी वाला इन्हें जहां तक गाड़ी जा सकती थी वहां छोड़कर आ जाता है। अब इन्हें लगभग 20 मील 30 से 32 किलोमीटर पैदल जाना है। वहीं मथियस के भाई की जीप भी उन्हें मिलती है, मगर ये इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि मथियस के भाई और उसकी गर्लफ्रेंड को कई दिन हो गए थे और जीप की हालत खराब थी। सारे हिंट बेकार हो जाते हैं। ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं। फिर एक जगह रास्ता खत्म हो जाता है। ये रास्ता ढूंढ ही रहे थे तो वहीं कुछ ही दूरी पर दो बच्चे खड़े सैड मूड में उन्हें देख रहे थे और उनमें से एक वापस चला जाता है। तभी मथियस को रास्ता मिल जाता है। दोस्तों रास्ता किसी ने झाड़ लगाकर छिपा रखा था। मुझे लगता है कि वो रास्ता उन बच्चों ने ही छुपाया था, या फिर रास्ता जिसने भी छुपाया था वो नहीं चाहता था कि कोई यहाँ आए, मगर क्यों, यह अभी तक सीक्रेट था। दोस्तों चलते चलते सब उस रूइंस यानी कि उस खंडर तक पहुंच जाते हैं। ये लोग बहुत खुश होते हैं। तभी दौड़ते घोड़े के पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। एक मोटा नाटा दड़ियल चिल्लाता हुआ घोड़े से उतरता है। पता नहीं वो किस भाषा में बात कर रहा था। असल में ये मियान सभ्यता के कुछ बच्चे आदिवासियों में से एक था। थोड़ी देर बाद दो और आदिवासी तीर, कमान, बो और एरो के साथ आ धमकते हैं। जेफ और उसका दोस्त कुछ समझ नहीं पाते। इन्हें लगता है कि कहीं ये लोग पैसा तो नहीं चाहते, मगर जब एरिक पैसे देने लगता है तो ये इशारे से मना कर देता है। तभी जेफ मैथियस से उसके भाई की फोटो दिखाने के लिए कहता है। मैथियस इन आदिवासियों को अपने भाई का फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या आपने इसे यहाँ कहीं देखा है। दोस्तों इन दोनों पार्टियों में से कोई भी एक दूसरे की बातें नहीं समझ पा रहा था, लेकिन हाँ ये मैथियस का फ़ोन ज़रूर रख लेते हैं। तभी एमी फ़ोटो शूट करते हुए उस रूइंस खंडर के करीब झाड़ जैसी घास पर जा पहुंचती है। फिर उस नाटे दड़ियल आदिवासी की नज़र एमी पर पड़ती है। वो चिल्लाता है और उस पर पिस्तौल तान देता है। बात को संभालने के लिए मैथियस का दोस्त आगे आता है और एमी से कहता है कि लगता है कि ये तुम्हारा कैमरा लेना चाहते हैं, लाओ ये कैमरा उन्हें दे दो। इस चक्कर में मैथियस का दोस्त भी वहीं पहुंच जाता है जहां एमी पहुंच गई थी।
दोस्तों ये आदिवासी फिर से चिल्लाते हैं। मैथियस का दोस्त जैसे ही कैमरा देने के लिए आदिवासियों की तरफ बढ़ता है, उसके सीने में एक तीर जा घुसता है। जैसे ही वो सामने देखता है, दड़ियल उसके सर में गोली मार देता है। दोस्तों पूरी सिचुएशन पैनिक हो जाती है। आदिवासी इन सबको उस रूइंस, उस खंडहर बने टेम्पल पर चढ़ा देते हैं। ये सब हैरान थे कि हो क्या रहा है। जब ये उस खंडहर के ऊपर पहुंच जाते हैं तो ऊपर उन्हें एक टेंट मिलता है। उस टेंट में लोग मैथियस के भाई और उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढते हैं कि तभी मैथियस को उसके भाई की बॉडी उस झाड़ में लिपटी हुई मिलती है। दोस्तों असल में ये झाड़ नहीं, एक तरह की बेल यानी कि एक तरह की वाइन है। अपने भाई की बॉडी देख मैथियस टूट जाता है। उधर जेफ दूरबीन से देखता है कि ये आदिवासी अपनी फैमिली के साथ यहीं नीचे पड़ाव डालने को तैयारी कर रहे हैं। ये लोग सोचते हैं कि इन आदिवासियों ने ही मैथियस के भाई और उसकी गर्लफ्रेंड को मार डाला है। आगे हमें दिखाया जाता है कि मैथियस को हाथों में इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि उन्हीं हाथों से उसने अपने भाई की बॉडी को उस बेल से निकाला था। थोड़ी देर बाद उन्हें उस रूइंस खंडर के अंदर से फोन की रिंग के बजने की आवाज़ सुनाई देती है। मैथियस पहचान लेता है कि ये तो उसके भाई का फ़ोन है, क्योंकि उसकी और उसके भाई के फ़ोन की रिंग बिल्कुल सेम थी और दोनों का फ़ोन भी बिल्कुल सेम था। उस फ़ोन को लेने के लिए मैथियस नीचे जाता है, मगर रस्सी टूट जाती है। मैथियस की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वो पैरालाइज हो जाता है। दोस्तों ये लोग दूसरी बार स्टेसी को नीचे भेजने का प्लान बनाते हैं, मगर स्टेसी कहती है कि तुम खुद क्यों नहीं जाते। इस पर जेफ उसे बताता है कि तुम लड़कियां कमज़ोर होती हो और तुम मैथियस को ऊपर नहीं खींच सकती। स्टेसी बात को समझ जाती है और नीचे जाने के लिए तैयार हो जाती है ताकि वो मैथियस की कमर में रस्सी बांध दे और वो उन दोनों को ऊपर खींच ले, मगर रस्सी छोटी पड़ जाती है और जैसे ही स्टेसी नीचे कूदती है उसके पैरों में चोट लग जाती है। अब वो दोनों नीचे फंस जाते हैं। ऊपर एक स्ट्रेचर का जुगाड़ करते हैं। तभी एमी उन आदिवासियों के पास हेल्प के लिए जाती है, मगर ये उनकी बात नहीं सुनते। पीछे से जेफ भी पहुंच जाता है। वो एमी को रोकता है, मगर एमी गुस्से में उनके ऊपर उस बेल को दे मारती है। दोस्तों वो बेल एक आदिवासी के बच्चे को लग जाती है। ये आदिवासी अपने बच्चे को तुरंत मार देते हैं। अभी लोग समझ गए थे कि जिसने भी उस बेल को टच किया ये उसको मार देते हैं, और ये कहता है कि हम सब ने भी उस बेल को टच किया है। तभी फिर से खंडर के अंदर से फोन बजने की आवाज़ आती है और नीचे स्टेसी और मैथियस घायल पड़े। जैसे ही स्टेसी लालटेन से देखती है तो ऐसा लगता है कि बेल में कोई छुपा है। स्टेसी और मैथियस डर के मारे कांप रहे होते हैं। इतने में ये ऊपर से एमी को नीचे उनके पास भेज देते हैं ताकि ये ऊपर आने में उनकी मदद कर सके। अब ये तीनों ऊपर आ जाते हैं। दोस्तों जेफ और एरिक प्लान बनाते हैं कि हम मैथियस को मरने नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो मर गया तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। दोस्तों इन्हें लगता था कि उस बेल से कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी फैलती है। तभी टेंट में ड्रेसिंग कर रही स्टेसी कहती है कि हमें मैथियस को ऊपर लाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो उन दोनों की बातें सुन रही थी। उसे भी लगने लगा था कि अब इन्फेक्शन हम सब में फैल जाएगा मैथियस के कारण। उसे समझाती है कि चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये सब घबराए हुए हैं, मतलब सबकी जबरदस्त फटी हुई है। रात हो जाती है। ये बारी बारी से पहरा देते हैं। फिर अगली सुबह स्टेसी अपने पैर से कपड़ा उठाती है तो देखती है कि वो बेल इसके पैर के जख्म से ग्रो कर रही है। एरिक जो उसके पास ही सोया था उस बेल को उसके पैर से निकालता है। वहीं बाहर जेफ टॉयलेट करता हुआ देखता है कि उस बेल में एक घड़ी पड़ी है। जैसे ही वो बेल को हटाता है तो देखता है कि वहाँ एक और लाश पड़ी है। तभी स्टेसी की आवाज़ सुनकर जेफ और एमी उनके टेंट की तरफ जाते हैं। वहीं मैथियस बाहर पड़ा हुआ कहता है कि मुझे बचा लो, मुझे कुछ हो रहा है। जेफी और स्टेसी की तरफ जाता है तो एमी मैथियस के पास रुक जाती है। जैसे एमी उसके पैरों से कपड़ा हटाती है तो उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों मैथियस के पैरों से भी वही बेल ग्रो कर रही थी और उसके शरीर में फैलती जा रही थी। यही स्टेसी का हाल था। एरिक देखता है कि यह बेल फंगस की तरह उनके कपड़ों पर फैलती जा रही है और वो कहता है कि यह हमें खा रही है। तभी फिर से फ़ोन की घंटी की आवाज़ उस खंडर के अंदर से आ रही होती है। अब ये उस फ़ोन को खोजकर हेल्प की उम्मीद लगा रहे होते हैं और ये फिर से स्टेसी और एमी को उसके अंदर भेजते हैं। अब की बार ये मसाल लेकर जाते हैं। दोस्तों इन्हें नीचे उस लड़की की लाश मिलती है जिसे मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। असल में वो मैथियस की आर्कियोलॉजिस्ट गर्लफ्रेंड होती है। उसकी जेब में उन्हें एक फ़ोन मिलता है, मगर वो डैमेज था। अब वो सोचते हैं कि आखिर फ़ोन की घंटी की आवाज़ आ कहाँ से रही है। तभी एमी की निगाह इस बेल के फूलों पर पड़ती है जो फ़ोन रिंग की आवाज़ निकाल रहे थे। जैसे ही वो एक फूल तोड़ती है बेल उसके हाथों को जकड़ लेती है। किसी तरह से एमी अपने आप को बेल से छुड़ा लेती है और चारों तरफ से बेल उन पर आक्रमण कर देती है। स्टेसी को बेल पकड़ लेती है। ये दोनों एक दूसरे को बचाती हुई रस्सी तक पहुंच जाती हैं और शोर मचाती हैं। उन्होंने वहीं
भयंकर मंजर देख लिया था जो मैथियस के भाई की गर्लफ्रेंड ने देखा था, मगर वो बच नहीं पाए। तभी जेफ और एरिक उन्हें जल्दी से ऊपर खींच लेते हैं। भाई साहब, फिल्म देखने लायक है, मौका लगे तो एक बार देखना, कभी कभी ऐसी फिल्में देख लेनी चाहिए। जेफ और एरिक फ़ोन के बारे में पूछते हैं, मगर वहाँ कोई फ़ोन नहीं था। एमी और स्टेसी उन्हें बताती है कि कैसे और कहाँ से फ़ोन बजने की आवाज़ आ रही थी। वो कहती है कि उस बेल को पता है कि हम यहाँ हैं। ये परेशान थे क्योंकि इनके चारों तरफ मौत ही मौत थी। दोस्तों, रूइंस पर वो बेल और बाहर वो आदिवासी और अंदर भूख प्यास और बॉडी में बढ़ता उस बेल का इन्फेक्शन का खतरा। मौत तो आनी ही थी, मगर हार कैसे माने। वो एक एक निवाला और एक एक घूंट पानी पर गुजारा कर रहे थे। अब एरिक कहता है कि वो जाएगा और मदद लेकर आएगा। जेफ उसे रोकता है कि बाहर 50 से 60 लोग हमें यहाँ से निकलते ही मारने की फिराक में हैं। कोई रास्ता नहीं है सिवाय इंतजार करने के। वो कहता है कि चार टूरिस्टों का गायब हो जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ज़रूर पुलिस या उनके घर वाले उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और फिर मैथियस के गर्लफ्रेंड के दोस्त भी उसको ढूंढ रहे होंगे, वे भी यहाँ पर पहुँचने वाले होंगे। दोस्तों, जेफ को शुरू से ही ऐसा लगता है कि कोई न कोई उन्हें ढूंढता हुआ ज़रूर आएगा और वो सब यहाँ से बच जाएंगे। जेफ मैथियस के पैरों से कपड़ा उठाकर देखता है। उसे पता चलता है कि इन्फेक्शन फैलता ही जा रहा है। वो मैथियस के दोनों पैर काटना चाहता है ताकि वो इन्फेक्शन को पूरी बॉडी में फैलने से रोक सके। बड़ी मुश्किल घड़ी है। ये वोट करते हैं। तभी मैथियस कहता है कि मेरे पैर काट दो, मगर किसी भी तरह से मुझे बचा लो। दोस्तों, इन्हें लगता है कि मैथियस का नीचे का हिस्सा सुन पड़ा है और उसे दर्द भी नहीं होगा, मगर जब वो उनके पैर काटते हैं तो उसे दर्द होता है। वो चिल्लाता है, लेकिन जेफ उसकी परवाह किए बगैर उसके दोनों पैर काट देता है। अब जैसे ही स्टेसी और एमी टेंट से बाहर आते हैं तो उसके कटे हुए पैर वो बेल ले जा रही होती है। इनकी तो मानो हवा निकल गई थी, क्योंकि उनके चारों तरफ ही आदमखोर बेल उन्हें खाने के लिए लार टपका रही थी। उधर ही आदिवासी उनकी चीखें सुन रहे थे, मगर इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अब रात में वो बेल मैथियस पर अटैक कर देती है। ये उसके हर जगह, नाक, मुंह, कान, सब जगह घुस जाती है। जैसे ही जेफ की नज़र उस पर पड़ती है, देर हो चुकी होती है। उधर स्टेसी चिल्लाती है कि ये बेल मेरे अंदर है, मगर ये लोग यकीन नहीं करते। तभी बेल के फूल स्टेसी की मिमिक्री करते हैं। वो भी वही चिल्लाकर कहते हैं, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। दोस्तों, ये बिल्कुल नई स्टोरी लाइन है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर सब ने दर्शकों को वो दिया है जो वो हमेशा से चाहते हैं। अमेजिंग मूवी है। मूवी पर आते हैं। अब सुबह हो जाती है। एरिक और स्टेसी टेंट में सो रहे होते हैं। तभी एरिक बाहर आता है और जेफ और एमी को टेंट में आने के लिए कहता है। टेंट में जब स्टेसी को देखते हैं तो उसके शरीर में वो बेल चल रही होती है। फिर दोस्तों ये घबरा जाते हैं। फिर जेफ थोड़ी हिम्मत दिखाकर स्टेसी की लेग से इन बेल को निकाल देता है। एक दूसरी उसकी कमर में भी थी, वो उसे भी चाकू से काट कर निकाल देता है। स्टेसी का बहुत खून बह गया था। तभी स्टेसी कहती है कि उसके अंदर और भी है, मगर अब जेफ मना कर देता है क्योंकि ज़्यादा खून बहने से स्टेसी की मौत हो सकती है। दोस्तों, मगर एक कहावत है ना कि कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। दोस्तों, जो स्टेसी के अंदर चल रहा था वो तो वो ही जानती है, इसलिए वो उस चीज़ को अपने शरीर के अंदर से निकालना चाहती है। तब एरिक और जेफ की नज़र उसके माथे पर जाती है। एक बेल उसके सर में घूम रही है। ये एमी भी देख लेती है। दोस्तों, ये तीनों कुछ नहीं कहते, न कर पा रहे होते हैं। तभी स्टेसी उन्हें सोता छोड़ बाहर आती है और चाकू लेकर खुद को जगह जगह से काटने लगती है ताकि उस बेल को अपने शरीर से निकाल सके। तब एरिक उसे देख लेता है और सबको बुलाता है। जेफ स्टेसी के पास जाता है और चाकू वापस देने के लिए कहता है तो स्टेसी गुस्से में चाकू घुमा देती है और जेफ की हथेली चाकू से कट जाती है। ये देख स्टेसी का बॉयफ्रेंड एरिक जैसे ही उसके पास जाता है, स्टेसी उस पर चाकू से वार कर देती है और चाकू सीधा एरिक के दिल में जा घुसता है। वो वहीं दम तोड़ देता है। अब स्टेसी होश में आती है और उसे बहुत दुख होता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को मार डाला। दोस्तों, अब स्टेसी कहती है कि मुझे मार दो। जेफ से उसका दर्द देखा नहीं जाता और वो मरने में उसकी हेल्प करता है। अब जेफ बिल्कुल करो या मरो वाली सिचुएशन में था। चाहता था कि हम में से कोई एक तो बचकर जाना ही चाहिए। तो वो एमी को वहाँ से भगाने का प्लान बनाता है। वो एमी से कहता है कि तुम मरने का नाटक करना और मैं तुम्हें सीढ़ियों से गोद में उठा कर ले जाऊंगा और फिर उन आदिवासियों को बातों में उलझा कर रखूंगा, और जैसे ही मैं तुम्हें इशारा करूँ तो तुम्हें भागना है, और जब तक भागना जब तक कि शहर ना आ जाए, और चाहे जो भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। दोस्तों, जेफ चाकू से जख्मी होते ही समझ गया था कि अब उसका मरना तो तय है। उसने सोचा तो क्यों ना अपनी मौत को भुना लिया जाए। वो अपनी गर्लफ्रेंड एमी को किसी भी तरह बचा लेना चाहता है। जैसे ही वो एमी को लेकर आदिवासियों के सामने पहुंचता है, एमी को लेटा देता है और साइड में चलते हुए अपने दिल के इमोशंस उन पर निकाल रहा होता है।
फिर एक पॉइंट पर पहुंचकर ये आदिवासी उस पर चिल्लाने लगते हैं, मगर उसे मौत का डर कहाँ। तभी वो एमी को इशारा कर देता है। एमी भाग खड़ी होती है और ये आदिवासी जेफ को मार डालते हैं। दोस्तों, इन आदिवासियों का ध्यान एमी पर जाता है। वो भाग रही है, ये तीर और कमान ले उसका पीछा करते हैं। किसी तरह एमी गाड़ी तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो रोड तक पहुंचती है तो हमें दिखाया जाता है कि बेल उसके फेस में आंखों के पास रेंग रही है। स्क्रीन ऑफ हो जाती है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि बेल को हावी होने के लिए किसी जख्म की जरूरत नहीं है, वो फंगस की तरह कहीं भी ग्रो कर सकती है। एमी का बचना नामुमकिन है। हमें फिर से एक सीन दिखाया जाता है। मैथियस की गर्लफ्रेंड के दोस्त उस करते हुए वहीं इस खंडर तक पहुंच जाते हैं। साथ में ये भी दिखाया जाता है कि अब वहां ना तो कोई आदिवासी है और ना कोई निशान बाकी है। दोस्तों, ये दमयंती को आवाज़ लगाते रहते हैं। दोस्तों, मुझे ये फिल्म बहुत एंगेजिंग लगी। मुझे ऐसा लगता है मानो मैंने अपने पल के ही ना झपकी हूँ। हेड्स ऑफ, मैं हेड्स ऑफ करता हूँ मेकर्स को ऐसा मास्टरपीस क्रिएट करने के लिए। एंड लव यू।